गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीश नैन पर। तो हमारी 11th क्लास ज्योग्राफी की फ़र्स्ट बुक चल रही है, उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये चैप्टर हम 2 पार्ट में करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज पार्ट फर्स्ट। तो देखिए, जो पार्ट फर्स्ट में इसमें हम जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में अनेक दार्शनिकों ने क्या बताई है, परिकल्पनाएं क्या होती हैं। तो परिकल्पनाएं क्या होती है, घटनाओं के संबंध में निर्मित एक अनुमान होता है कि कोई घटना कैसे घटी होगी, उसके बारे में एक अनुमान लगाना क्या कहलाती है, परिकल्पना कहलाती है। कि जब कोई विचार ऐसा लगने लगे कि हाँ यह ठीक हो सकता है, उसे ही हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं। तो जो ये परिकल्पनाएं दी गई थी या ये जो थ्योरीज थी, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है आपका, वो थी अर्ली थ्योरीज, आरंभिक सिद्धांत थे कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में स्टार्टिंग में जो थ्योरीज दी गई थी। दूसरी थी आपकी मॉडर्न थ्योरीज, जो आपके आधुनिक सिद्धांत थे कि जो वर्तमान समय के कुछ सिद्धांत आए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आरंभिक सिद्धांत। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो आरंभिक सिद्धांत थे, उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट है आपकी एक तारक सिद्धांत है, सेकंड है आपके द्वैतारक सिद्धांत है, या आप कह सकते हो एक तारक परिकल्पनाएं, द्वैतारक परिकल्पनाएं। जो एक तारक सिद्धांत या परिकल्पनाएं थी, इसके अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक पदार्थ से मानी गई है। जो द्वैतारक सिद्धांत थी, इसमें एक की जगह 2 पदार्थ थे या 2 एलिमेंट कहीं से आए थे आपके। तो जो एक तारक परिकल्पना है वो है बफन का सिद्धांत है आपका, कांट का सिद्धांत पढ़ेंगे, लाप्लास का सिद्धांत पढ़ेंगे। जो द्वैतारक में हमारे बुक में है चैम्बरलिन मोल्टन का है, जीन्स जेफरीज और ऑटो स्मिथ और कार्ल वाइसजाकर का है। तो इनकी थ्योरीज के बारे में अब डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एक तारक सिद्धांत की पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांतों की शुरुआत हुई थी, वो सबसे पहला सिद्धांत दिया था काफ्ते दी बफन ने। काफ्ते दी बफन ये एक फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने पहला सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसके बाद जो अगला सिद्धांत दिया गया, अगली हाइपोथेसिस थी, वो थे जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट। तो 1755 में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था और वो क्या कहलाया था, गैसियस हाइपोथेसिस, वायु राशि सिद्धांत था। तो जो इमैनुअल कांट ने सिद्धांत दिया था, उसी के सिद्धांत में 1796 ईस्वी में संशोधन किया गया, और वो संशोधन किया गया फ्रांसीसी विद्वान थे लाप्लास के द्वारा। ये एक मैथमेटिशियन थे आपके। तो इन्होंने जो इमैनुअल कांट का सिद्धांत था, उसी में संशोधन प्रस्तुत किया था, और संशोधन के बाद वो क्या कहलाई थी, वो कहलाई थी निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जानी गई थी। तो देखिए, थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या संशोधन किया था। तो स्टार्टिंग में जो इमैनुअल कांट थे, तो इमैनुअल कांट ने तो जो सारे के सारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति उसमें स्टार्टिंग में लिया था एक पौराणिक पदार्थ, कि एक पौराणिक पदार्थ था। उस पौराणिक पदार्थ में चारों ओर वो पौराणिक पदार्थ ब्रह्मांड में फैला हुआ था। जब वो पौराणिक पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जुड़ने लगा, उसी जुड़ने से आपकी निहारिका की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन लाप्लास ने क्या किया है, लाप्लास ने उस पौराणिक पदार्थ को माना ही नहीं कि कोई पौराणिक पदार्थ था। तो उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट एक निहारिका थी जो गतिमान थी, और उसी निहारिका से आपके पूरे के पूरे सूर्य, तारे, उपग्रह, इन सभी की उत्पत्ति हुई है। ग्रह, उपग्रह, इन सभी की उत्पत्ति उसी से मानी है। तो देखते हैं। तो निहारिका क्या होती है, गैसों का एक बहुत बड़ा बादल क्या कहलाता है, निहारिका होती है। तो देखिए, मोस्टली जो निहारिका में कौन सी हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, जो हल्की गैसें हैं बिल्कुल ऊपर पाई जाती हैं आपकी। तो निहारिका किससे बनी है, गैसों का एक बहुत बड़ा बादल ही क्या कहलाएगा, नेबुला कहलाएगा। देखिए, जो निहारिका वर्ड है आप इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे। तो जब भी निहारिका नाम आएगा तो एक बात याद रखनी है, क्या है वो, एक गैसों का एक बहुत बड़ा बादल है। तो हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो कांट और लाप्लास के बारे में क्या बताया गया है, जो निहारिका परिकल्पना की
इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए एक पदार्थों के बादल से हुआ है, और वह पदार्थों का बादल किससे संबंधित था? सूर्य की युवावस्था से संबंधित था। देखिए हमारी जो एनसीईआरटी में है सिर्फ इतना ही बताया गया इस थ्योरी के बारे में कि निहारिका परिकल्पना क्या है, कि इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए एक पदार्थों के बादल से हुआ है जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। लेकिन हम थोड़ा सा इस थ्योरी के बारे में डिटेल से जानेंगे कि वो बादल कैसे बना था, सूर्य कैसे बना है, उससे ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए सबसे पहले क्या थी, एक निहारिका थी आपकी। सबसे पहले एक निहारिका थी, किससे कैसी थी ये? उष्ण और गैसीय थी, गर्म थी और गैसों की बनी हुई थी। उसके बाद उसने क्या माना है लाप्लास ने, कि ये जो निहारिका थी सेकंड स्टेज में, जो सेकंड स्टेज में जो ये निहारिका थी ये कैसी थी? ये गतिमान थी, ये घूम रही थी, अपने आप घूम रही थी, और इसका व्यास कितना था? जितना आज हमारे सौर परिवार का है, सूर्य और उसके परिवार का जितना व्यास है उतना बड़े साइज़ की ये एक सौर निहारिका थी। अब नेक्स्ट में क्या स्टेज में क्या होता है कि ये जब घूम रही थी तो घूमते घूमते विकिरण की सहायता से इसका जो ये क्या होने लग जाती है? सिकुड़ने लग जाती है। इसका टेम्परेचर कम होने लग जाता है, और कम टेम्परेचर कम होने से क्या होने लगेगी? ये सिकुड़ने लग जाती है, और इसके ठंडा होने लगी तो ठंडा होने के कारण इसका जो ऊपर वाला भाग है, सिकुड़ने के कारण इसका जो ऊपर वाला भाग है वो क्या होने लगा? वो ठंडा होने लगा, और अंदर वाला भाग क्या रह गया? आपका गर्म रह गया है। तो एक समय बाद देखिए जो वो सारे पदार्थ एक दूसरे के पास खींचे हुए थे, वो खींचे हुए थे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स की पदार्थों को एक दूसरे की ओर जो आकर्षित करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, एक दूसरे की तरफ खींचने वाली जो प्रवृत्ति होती है, वही कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हुआ? इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला। तो इसको आप अपकेंद्रीय बल को समझ सकते हैं, जैसे कोई एक रस्सी लीजिए, उसकी एक तरफ एक ईंट का टुकड़ा बांध लीजिए, तो उस रस्सी को घुमाने लग जाइए। तो जब भी आप घुमा रहे हो मतलब घूर्णन हो रहा है, जब भी आप उस रस्सी को छोड़ोगे तो वो रस्सी आपसे दूर जाकर गिरेगी। किस तरफ? बाहर की तरफ जाके गिरेगी। क्यों? क्योंकि घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न हुआ वही कहलाएगा अपकेंद्रीय बल, और ये हमेशा अंदर से बाहर की ओर लगता है। तो ये दोनों उसके बराबर हो गए थे, और बराबर होने की वजह से क्या हुआ? जो ये निहारिका थी, इसकी जो ये बाहर वाला ठंडा भाग था ये इससे अलग हो गया, और जो अंदर वाला भाग था वो तो गर्म एक तरफ रह गया। जो बाहर वाला भाग था, एक पट्टी नुमा थी, एक पट्टी थी, वो इससे अलग हो गई, और आगे चलकर यही पट्टी आपके कई टुकड़ों में टूट गई, लगभग 8 से 9 टुकड़ों में टूट गई थी। एक पट्टी टूटी है इसमें, एक पट्टी निकली थी, वही 8 से 9 टुकड़ों में टूट गई, और उसी से आपके क्या बने हैं? ग्रहों का निर्माण हुआ है। जो बीच वाला भाग था, जो अंदर वाला भाग गर्म था, वो क्या कहलाया? आपका सूर्य कहलाया। तो ये थी आपकी निहारिका परिकल्पना। तो देखिए अब केंद्रीय बल क्या होता है? केंद्र से बाहर की ओर कार्य करने वाला बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? आपका पदार्थों द्वारा एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने की जो प्रवृत्ति होती है वही कहलाती है ग्रेविटेशन फोर्स। ये तो थे आपकी एक तारक सिद्धांत। अब जानते हैं नेक्स्ट द्वैतारक सिद्धांतों के बारे में, जो बाइनरी थ्योरीज हैं आपकी सारी की सारी। तो बाइनरी थ्योरीज में जो सबसे पहली थी वो है आपकी चैम्बरलिन और मोल्टन की। तो चैम्बरलिन और मोल्टन की जो थ्योरीज थी तो उसके बारे में जानते हैं कि इनके अनुसार जो आपके ब्रह्मांड में सूर्य स्टार्टिंग से ही था, कि आरंभ से ही सूर्य आपके ब्रह्मांड में स्थित था। तो क्या हुआ? एक अन्य भ्रमणशील तारा, सूर्य पहले से था, एक अन्य भ्रमण करता हुआ तारा कहीं से सूर्य के पास से होकर गुजरा। उसके बाद क्या हुआ? अब दोनों तारे हैं, सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण बल था, उस तारे का भी गुरुत्वाकर्षण बल था। जो देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक आग का गोला कहा जाता है। एक तारा है, मतलब वहाँ पर
न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती रहती है, इसलिए वहाँ से ऊष्मा और प्रकाश लगातार बाहर की ओर प्रकाशित होता रहता है। तो ज़्यादा टेम्परेचर है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से सूर्य पर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं वो सारे के सारे द्रव अवस्था में हैं। तो वो दूसरा तारा जो आया था आकार में सूर्य से थोड़ा बड़ा था, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा था। तो उसने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी था, तो इस वजह से सूर्य उसकी तरफ नहीं खींचा। लेकिन सूर्य में से कुछ द्रव भाग निकलकर उस तारे की तरफ खींच गया आपका, और यह पदार्थ कहाँ, उस तारे की तरफ आकर्षित होने लगा और उसके साथ साथ ब्रह्मांड में फैलने लगा आपका। कि सूर्य था, दूसरा तारा था, दूसरे तारे ने गुरुत्वाकर्षण बल लगाया, सूर्य से क्या है, कुछ पदार्थ निकलकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया। तो दूसरा तारे ने क्या किया, तो दूसरा तारा क्या है, और भी दूर जाने लगा, और दूसरे तारे दूर जाने के कारण जो पदार्थ था वो भी उस तारे के साथ साथ आगे की तरफ खींचता चला गया। तो एक स्टेज अब अगली कौन सी आएगी, वो तारा बिल्कुल स्पीड से जा रहा था, ज़्यादा स्पीड से जाने की वजह से जो ये पदार्थ सूर्य से निकला था वो उतनी स्पीड से उसके साथ नहीं जा सका और वो कहीं पीछे ही छूट गया। तो उस तारे की तेज गति के कारण यह टुकड़े क्या हो गए, सारे पीछे छूट गए और वह तारा आगे ब्रह्मांड में विलीन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ है, ये टुकड़े वापस न तो सूर्य की तरफ आए ना उस तारे के साथ गए, कहाँ क्या करने लगे, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर ही चक्कर लगाने लगे, सूर्य के चारों ओर ही ये सारे के सारे घूमने लगे हैं। तो जो पदार्थ निकले थे वो क्या था, सूर्य के चारों ओर ही अपना चक्कर लगाना शुरू कर दिया इन्होंने। तो प्रारंभ में जो ये छोटे छोटे टुकड़े थे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, इन्हें ही क्या कहा गया, ग्रहणु कहा गया, ग्रहाणु कहा गया है। तो यह टुकड़े ग्रहाणु के रूप में थे जो धीरे धीरे मिलकर एक दूसरे में बड़े होते गए, क्योंकि इनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल भी था, कुछ छोटे टुकड़े थे कुछ बड़े थे, तो एक दूसरे में मिलते गए हैं और इसी से किसका निर्माण हुआ, आपके ग्रहाणु बड़े होते गए और इसी से एंड में किसका निर्माण हुआ, आपके ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ग्रहणुओं से मिलकर ग्रहों का निर्माण माना गया है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम है ग्रहाणु परिकल्पना। ग्रहाणु परिकल्पना भी इसे कहा जाता है। तो बाद में जो कुछ और समर्थक भी आए हैं इसके, वो थे आपके जीन्स और जेफरीज, इन्होंने इस थ्योरी का समर्थन किया है आपका। तो ये थी आपकी चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। आगे जानते हैं द्वैतारा की एक और परिकल्पना थी आर्टो श्मिड और कार्ल वाइजास्कर की। तो इन्होंने क्या किया था, जो लाप्लास वाली निहारिका परिकल्पना थी उसी में संशोधन किया था। जो निहारिका परिकल्पना स्टार्टिंग में दी थी ना उन्होंने, जो कांट और लाप्लास की थी, लाप्लास ने जो 1796 में कांट वाली में संशोधन किया था, तो उसी में कुछ संशोधन किया था। तो देखो जो लाप्लास था उन्होंने तो क्या कहा था कि जो एक निहारिका थी, निहारिका घूम रही थी, उसी का जो बाहर वाला पदार्थ ठंडा हो गया था, वो उस अंदर वाले पदार्थ के चारों चक्कर लगाने लगा था, अंदर वाला पदार्थ सूर्य बना था और बाहर वाले पदार्थ आपके अनेक टुकड़ों में टूट गया था और उसी से ग्रह बने थे। लेकिन इन्होंने क्या संशोधन किया उसमें, आइए जानते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है कि सूर्य जो था आपका ब्रह्मांड में पहले से ही स्थित था, कि सूर्य तो स्टार्टिंग से ही आपके ब्रह्मांड में स्थित था, जो किससे घिरा हुआ था, एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था। सौर किससे घिरा हुआ था, एक निहारिका से घिरा हुआ था। और वह निहारिका किससे बनी हुई थी, वह बनी हुई थी आपके हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर बनी हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि सूर्य पहले से स्थित था, जो एक निहारिका से घिरा हुआ था, निहारिका मतलब गैसों के एक बादल से घिरा हुआ था, और वह बादल कौन कौन सी गैसों से मिलकर बना था, हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से मिलकर बना हुआ था। तो उन कणों और गैसों में आपस में, उन कणों और गैसों में क्या हुआ, टकराव होने लगा और टकराव से एक चपटी तस्त्री नुमाकृति के बादल का निर्माण हुआ, और उसी बादल के निर्माण से आपके किसकी उत्पत्ति हुई, ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि सूर्य के बाहर की ओर जो बादल था उसी से आपके ग्रहों का निर्माण हुआ है। जैसे देखिए सूर्य के बिल्कुल पास है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से आपके ग्रहों का ये क्रम पाया जाता है।
तो ये थी आपकी आर्थर श्मिड और कार्ल वाइज़ास्कर की नीहारिका परिकल्पना का संशोधन। तो ये थी सारी आपकी अर्लीज थ्योरी, जो आपके आरंभिक सिद्धांत थे। अब जानते हैं आधुनिक सिद्धांत के बारे में। देखिए, जो पहले वाली थ्योरीज थी वो लगभग ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में जानना चाह रही थी। तो जो आधुनिक समय में जो वैज्ञानिक थे, भूगोलवेता थे, आपके दार्शनिक थे, उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जाना जाए। अगर हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता चल गया तो उसी से हमें ग्रहों की भी उत्पत्ति का पता चल जाएगा। तो इसी तरफ जो एक मुख्य कदम बढ़ाया वो था आपकी बिग बैंग थ्योरी का। जो बिग बैंग थ्योरी थी, इसका दूसरा नाम था विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी इसे कहा जाता है। तो यह सिद्धांत दिया था आपके बेल्जियम के वैज्ञानिक थे एक जॉर्ज लेमेथियर ने। 1927 में सबसे पहले यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने किस बेस पर यह सिद्धांत दिया था यह जानते हैं। तो इन्होंने दिया था 1927 में। उससे पहले 1920 की बात करते हैं। तो 1920 में एक वैज्ञानिक थे आपके एडविन हब्बल। एडविन हब्बल ने ये प्रमाण दिए थे कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, कि जो आपका यूनिवर्स है वो फैल रहा है, और समय बीतने के साथ जैसे जैसे समय बीत रहा है, जो उस ब्रह्मांड में यूनिवर्स में जो आकाशगंगाएं हैं वो भी एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। उन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। लेकिन इन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन वो आकाशगंगाओं का आकार नहीं फैल रहा है। आकाशगंगाओं का आकार उतना ही है, लेकिन ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो इस आधार पर जो जॉर्ज लेमेथियर थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो देखिए, सबसे पहले क्या था, बात करते हैं लगभग 15 अरब वर्ष पहले की। 15 अरब वर्ष पहले की। तो ब्रह्मांड में क्या था, एक एकांकी बिंदु था। क्या था, एक बिंदु था पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर आपका। जो वो छोटा सा बिंदु था, उसका जो तापमान था और जो उसका जो घनत्व था, तो जो वो एकांकी परमाणु था, एक बिंदु था, उसी बिंदु से आपके पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो लगभग 15 अरब वर्ष पहले वो छोटा सा जो गोला था या एकांकी परमाणु था, वो एक स्थान पर स्थित था, और उसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म था, कि आकार में बिल्कुल छोटा सा था, लेकिन उसका तापमान और घनत्व अनंत था, कि जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसके बाद तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले, वो बात की थी 15 अरब वर्ष पहले की, तो आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले उस छोटे से जो बिंदु था या वो आपका पदार्थ था, उसमें क्या हो गया, विस्फोट हुआ, बिल्कुल भीषण विस्फोट हुआ, और विस्फोट से उसका एकदम से बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया। कितना विस्तार हुआ कि जितना आज हमारे यूनिवर्स का आकार है, इतना ज़्यादा उसमें से एकदम से विस्तार हो गया था। तो उस विस्फोट के 1 सेकंड के अंदर ही, 1 सेकंड के भी कुछ भाग के अंदर ही इतना ज़्यादा विस्तार हुआ था। उसके बाद कि 1 सेकंड के अल्पांश में ही इतना ज़्यादा विस्तार हो गया था, उसके बाद उसके विस्तार की गति धीमी पड़ गई, और वह विस्तार आज भी आपका जारी है। तो उसके बाद उसमें से जो विस्तार हुआ था, कुछ ऊर्जा किस में बदल गई, कुछ ऊर्जा आपके पदार्थ में परिवर्तित होने लगी। कुछ ऊर्जा किस में बदल गई, पदार्थ में परिवर्तित हो गई। और विस्फोट के पहले 3 मिनट के दौरान ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था, कि विस्फोट के पहले 3 मिनट के दौरान ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के दौरान, कि लगातार क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के दौरान उसका टेम्परेचर क्या होता रहा, कम होता रहा। और कितना कम हो गया, 4500 डिग्री केल्विन तक 3 लाख वर्षों में उसका टेम्परेचर कम हो गया। और इतना टेम्परेचर कम होने से परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ आपका, और परमाणुीय पदार्थ के निर्माण के बाद ही आपका ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, हमें दिखाई देने लगा।
तो देखिए जो ब्लू कलर में आपको दिखाया गया ये है ब्रह्मांड आपका दिखाई देने लगा, और इसी ब्रह्मांड में निर्माण हुआ आपकी आकाश गंगाओं का। गैलेक्सीज हैं इसी ब्रह्मांड में बनी। स्टार्टिंग स्टेज ये थी कि जैसे जैसे समय बीता है, समय बीतने के साथ आपका ब्रह्मांड फैल गया है, और ब्रह्मांड फैलने के साथ ही जो आपकी आकाश गंगाएं हैं उनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। देखिए डायग्राम में भी जो है ब्रह्मांड फैला है, लेकिन आकाश गंगाओं का आकार वही है। उसके बाद और ज़्यादा समय बीता है, तो समय बीतने के साथ ब्रह्मांड का और ज़्यादा विस्तार हुआ है, और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ती गई है आपकी। तो यही थी पूरी की पूरी बिग बैंग थ्योरीज आपकी, कि इसी के बाद आपके सारे के सारा पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो अब जो जॉर्ज लेमेंतेर ने विचार दिया था, इसकी आलोचना भी की थी। तो इनकी एक आलोचक थे आपके, वो थे आपके, देखिए एक बार जान लेते हैं थ्योरी के बारे में। 15 अरब वर्ष पहले एकांकी परमाणु था, आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और तापमान घनत्व अनंत था। विस्फोट कब हुआ है? लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले उसमें विस्फोट हुआ। 1 सेकंड के कुछ भाग में ही उसका एकदम से बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। उसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई, और जो विस्तार आज भी जारी है। तो कुछ ऊर्जा किसमें बदल गई? पदार्थ में परिवर्तित हो गई, और पहली 3 मिनट के दौरान ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया था। उसके बाद 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन कम हो गया, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड आपको दिखाई देने लगा। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरी। तो अब इसकी आलोचक थे आपके, वो थे एक होयल महोदय थे। होयल ने इसकी आलोचना की और इसकी जगह अपना एक कंसेप्ट दिया, वो दिया था स्थिर अवस्था संकल्पना, स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टडी स्टेट कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट में इन्होंने कहा कि इस ब्रह्मांड में कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, कि स्टार्टिंग से लेकर आज तक जैसा स्टार्टिंग में था आपका जो यूनिवर्स है आज भी वैसा ही है। तो इन्होंने बिग बैंग थ्योरी की आलोचना की थी कि ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो आज वर्तमान में है, जो वैज्ञानिक है यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, तो उन्हें ब्रह्मांड के विस्तार के अनेक प्रमाण मिले हैं, और उन्हीं प्रमाण मिलने के बाद वैज्ञानिक आज ब्रह्मांड विस्तार के पक्ष में हैं, और बिग बैंग थ्योरी को और भी ज़्यादा मान्यता मिली है आपकी। तो ये थी आपकी बिग बैंग थ्योरीज। तो इसके अंदर पर पढ़ा हमने ब्रह्मांड था, ब्रह्मांड में आकाशगंगा एक गैलेक्सी का निर्माण हुआ था। तो अब जानते हैं गैलेक्सीज के बारे में। तो जो प्रारंभिक ब्रह्मांड था उसमें ऊर्जा और पदार्थ का वितरण क्या था? असमान था। ब्रह्मांड बन गया था आपका, बन गया है, तो ब्रह्मांड में क्या था? कुछ पदार्थ कहीं फैले हैं, कुछ पदार्थ कहीं फैले हैं। तो इसी वजह से जो भी ऊर्जा है और पदार्थ उसका वितरण क्या था? असमान था, कहीं पर छोटे कहीं पर भारी, बड़े हल्के भारी, इस वजह से। तो घनत्व में भिन्नता के कारण क्या हुआ? घनत्व में भिन्नता के कारण गुरुत्वाकर्षण बलों में क्या होने लगी? भिन्नता आने लगी, कि जो आपके जिनका घनत्व ज़्यादा था उन्होंने कम घनत्व वाले पदार्थों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, और इस वजह से वहाँ जो पदार्थ फैले थे वो एक दूसरे के साथ मिलने शुरू हो गए, और उनका एक त्रिकण शुरू हुआ। और यही एक त्रिकण किसका आधार बना? आपकी आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना है। तो आकाशगंगा कहोगे किसे? आकाशगंगा क्या कहलाती है? असंख्य तारों का समूह। जैसे सूर्य है, इसके जैसे ही असंख्य अरबों खरबों तारों का समूह क्या कहलाता है? आपकी आकाशगंगा कहलाती है। तो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है जो, देखिए आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है, और उसको हम मापते हैं प्रकाश वर्ष में। तो इनके बीच की दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष किसे कहोगे? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश एक साल में जितनी दूरी तय करता है वही क्या कहलाएगा? आपका प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो दूरी तय कर रहा है, दूरी माप रहा है, तो प्रकाश वर्ष किसका माप हुआ आपका? तो प्रकाश वर्ष माप हुआ दूरी का। याद रखना, वर्ष समय का नहीं है, प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का माप है। प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। चलिए एक बार जानते हैं प्रकाश वर्ष। देखिए जो हमारी सूर्य और पृथ्वी है, सूर्य और पृथ्वी है, इन दोनों के बीच की औसत दूरी है आपकी 14.96 करोड़ लगभग है। ये पूरी है 14 करोड़ 95 लाख 98 हज़ार
किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 14,95,98,000 किलोमीटर दूरी है, पूरी की पूरी वो है। तो इतनी दूरी लगभग आप कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर की। तो सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? वो लगता है सिर्फ 8 मिनट और 18 सेकंड। कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सूर्य का प्रकाश सिर्फ 8 मिनट 18 सेकंड में पूरी कर लेता है। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी सिर्फ 8 मिनट में पूरी कर रहा है, तो एक साल में कितनी दूरी तय करेगा? तो वही क्या कहलाएगा? एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। और जो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी किस में मापी जाती है? प्रकाश वर्षों में। तो एक अकेली आकाशगंगा कितनी बड़ी होती है? एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष तक होता है। इतना ज़्यादा बड़ा आकार होता है किसी आकाशगंगा का। और ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है। तो देखिए व्यास के बारे में देखती है। ये कोई भी एक सर्कल है, गोला है, तो इसकी सबसे लंबी जो रेखा होती है, या हम कह सकते हैं इसके एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? इसका व्यास कहलाएगा। कि जो इसका केंद्र बिंदु है इस सर्कल का, उससे होती हुई ये जो रेखा इसके एक तरफ से दूसरी तरफ से मिलाएगी, यही कहलाएगा इसका व्यास। तो जो ये इसके सेंटर से एक तरफ की दीवार को मिला रही है, कि इसके केंद्र बिंदु है, यहाँ से एक तरफ की किसी भी तरफ एक दीवार को टच करने वाली जो ये रेखा खींची गई है, ये कहलाती है इसकी त्रिज्या। ये भी बार बार वर्ड आएंगे, व्यास और त्रिज्या। आपको ध्यान रखना है कि पूरे सर्कल में एक तरफ से दूसरी तरफ चले गए हम, तो वो तो हो गया व्यास। और केंद्र बिंदु से एक तरफ जाना क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाती है। तो ये था आपका आकाशगंगाओं के बारे में। तो आइए अब स्टडी करते हैं तारों का निर्माण कैसे होता है, कि स्टार ओरिजिन का, जैसे आपका सूर्य भी एक तारा है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सबसे पहले क्या था? जो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत किससे हुई है? हाइड्रोजन गैस के बने एक बड़े विशाल बादल से हुई है। किससे हुई? हाइड्रोजन गैस का बना एक बहुत बड़ा बादल था, और उसी बादल के अनेक गैस के झुंड इकट्ठा हुए हैं, और वही क्या कहलाई है? आपकी निहारिका कहलाई है। तो देखिए निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से होती है, जिसे निहारिका कहा जाता है। तो इस निहारिका के अंदर क्या था? हाइड्रोजन गैस का एक बड़ा बादल था। उस बादल के अंतर्गत क्या हुआ? जो हाइड्रोजन और हीलियम और अन्य पदार्थों के बड़े बड़े झुंड एक जगह पर इकट्ठा होने लगे हैं। क्या हुआ? जो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य पदार्थों के क्या बड़े बड़े झुंड एक जगह इकट्ठा होने लगे हैं। और यह झुंड क्या करते गए? एक दूसरे में मिलते गए, इनका आकार बढ़ता गया, दूसरी गैसों को अपनी तरफ खींचते गए हैं, और आकार में क्या होते गए? बड़े होते गए हैं। तो इनके अंदर क्या था? कौन खींच रहा था इनको? गुरुत्वाकर्षण बल खींच रहा था। तो गुरुत्व बल क्या कर रहा था? इन बड़े पिंडों को अंदर की ओर खींच रहा था। इन बड़े पिंडों को क्या कर रहा था? अंदर की ओर खींच रहा था। आकार बड़ा हो रहा था। गुरुत्वाकर्षण बल क्या कर रहा था? उस सारे पदार्थ को एक जगह पर बांधने की कोशिश कर रहा था। तो खींचने की वजह से इनके अंदर दबाव बढ़ने लगा। गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की तरफ खींचता, इससे इनके अंदर क्या बढ़ने लगा? दबाव बढ़ने लगा। और इसके अंतर्गत जो गैसें थी वो क्या होने लगी? साथ की साथ गर्म होने लगी। और गर्म होने के कारण जो अत्यधिक दबाव पैदा हो गया, अत्यधिक दबाव पैदा हुआ, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो गई। और गर्म होने के कारण ही इसके अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया आरंभ होते ही आपका जो सूर्य था, जो तारा था, वो क्या होने लगा? प्रकाशित होने लगा। उसमें से ऊर्जा निकलने लगी आपकी, और इसी से आपका निर्माण हुआ तारों का। और तारों का निर्माण लगभग आज से आप कह सकते हो कि 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो ऐसी उत्पत्ति हुई है आपके तारों की। देखिए जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, इसमें हाइड्रोजन आपकी हीलियम में बदलती रहती है। हाइड्रोजन के कण टकराते हैं और उसी से क्या बनती रहती है? हीलियम में परिवर्तित होते रहते हैं आपकी। तो तारों का निर्माण कब हुआ है? आज से 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ है। तो ऐसे उत्पत्ति हुई आपकी तारों की। तो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स। आपके ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है।
देखिए जो तारों की उत्पत्ति हुई है उसी से रिलेटेड चलेगा, अब ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले क्या था, तारे क्या थे, निहारिका के अंदर गैस के झुंड थे, कि जो एक गैसों का बादल था उसके अंदर ही अनेक गैसों के बादल इकट्ठे हुए थे, वो क्या बने थे, आपके तारे बने थे, अभी पढ़ा है हमने। तो तारे क्या थे, निहारिका के अंदर गैस के झुंड थे। तो इन झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में करोड़ का निर्माण हुआ। क्या हुआ है, जो गैसों का बादल बना था एक, उसके अंदर क्या बन गया, एक केंद्र बिंदु, एक करोड़ का निर्माण हुआ। देखिए ये क्या है, ये हमारी एक निहारिका है। निहारिका के अंदर क्या हुए, तारे स्थित थे, इसके अंदर आपके ये तारे स्थित थे, ठीक है। तो जो ये गैसों के झुंड हैं इन्हीं के अंतर्गत तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हुआ, इनके अंदर एक केंद्र का निर्माण हो गया, कोर का निर्माण हो गया आपका। और जो ये कोर बना इसी के चारों ओर क्या, जो गैसों की घूमती हुई एक तस्तरी का निर्माण हुआ, कि तारे हैं, तारों के अंदर जो गैसीय झुंड थे, वो जो तारे किससे बने, गैसीय झुंडों से बने हैं। तो उन गैसीय झुंड गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, उन गैसीय झुंड के अंदर ही क्या, करोड़ का निर्माण, केंद्र का निर्माण हुआ। और उस केंद्र के चारों ओर क्या हो गई, गैस और धूलकणों की घूमती हुई एक तस्तरी विकसित हो गई, जो उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी आपकी। तो अगली अवस्था में क्या हुआ, जो वो गैसीय बादल था, उस कोर, उस केंद्र बिंदु के चारों ओर जो गैसीय बादल घूम रहा था, तो उसको ढकने के लिए उस बादल में क्या हुआ, संघनन आरंभ हुआ वहाँ गैसों का, और उस केंद्र बिंदु को ढकने वाले छोटे छोटे गोलों के रूप में पदार्थों का निर्माण हुआ। क्या था आपका, जो करोड़ था आपका, उसके चारों ओर जो तस्तरीनुमा आकृति थी गैसों की, तो उसमें क्या संघनन शुरू हुआ, और उसी के कारण क्या हुआ, वहाँ पर छोटे छोटे गोलों का निर्माण शुरू हो गया, और वहाँ पर क्या बन गई, उसके चारों ओर छोटे छोटे गोले फैलने शुरू हो गए, पदार्थ छोटे छोटे पदार्थों में गैसीय पदार्थों में परिवर्तित हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर गुरुत्वाकर्षण बल फिर से काम करेगा यहाँ पर। तो गुरुत्वाकर्षण बल की क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल की क्रिया के कारण, या आप कह सकते हैं एक दूसरे के आकर्षण के कारण, ये ग्रहणों, ये छोटे छोटे जो टुकड़े थे एक दूसरे में जुड़ने शुरू हो गए, और छोटे टुकड़ों से क्या बनने लगे आपके, उससे थोड़े बड़े आकार के टुकड़े बनना शुरू हो गए। तो अंत में क्या हुआ, ये जो बड़े आकार के टुकड़े बने थे ये भी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे में जुड़ना शुरू हो गए, और इन्हीं के जुड़ने से आपके ग्रहों का निर्माण हुआ। तो आपका जो कोर है वो क्या कहलाया, वो तो सूर्य कहलाया, और जो बाकी जो बाहर की ओर जो तस्तरीनुमा आकृति घूम रही थी वो क्या कहलाए, आपके वही आपके ग्रह कहलाए। तो ये था आपके जो चैप्टर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो जल्दी ही मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।